आज हमारे बीच मौजूद है विनीत शर्मा जी। आप अधिशासी अभियंता हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट। विनीत जी, आपका स्वागत करते हैं। विनीत जी, बताएं कि जैसे ही गर्मियां आती है इरिगेशन डिपार्टमेंट की चिंताएं बढ़ जाती हैं, पानी कम होता है, सरफेस वाटर जो भी है वो और कम होने लगता है। बताएं कि इन गर्मियों में क्या स्थिति है। नमस्कार महेंद्र जी। जल संसाधन विभाग का मुख्य काम झीलों और तालाबों को पानी एकत्रित करना, संग्रहण करना और इनका समय पर उपयोग पेयजल, कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करना, इसके लिए मेन उद्देश्य होता है। जैसे पानी की कमी होती है, उदयपुर शहर में पुराने समय से ही जो आबादी के हिसाब से रियासत काल में ही पर्याप्त भंडारण की क्षमता डेवलप की गई और पिछोला, फतेह सागर, बड़ी, उदय सागर और मदार बड़ा, छोटा, अमरचंदिया, लखावली टैंक, जो आसपास अपन देखते हैं और भी छोटे ताल तलैया हैं, ये सारे निर्माण हुए रियासत काल से ही। इसको जब अपन ने हाईलाइट हुआ तो ये झीलों की नगरी के रूप में विख्यात हुआ और ये जो हमें प्राकृतिक रूप से पहाड़ी एरिया में जल की उपलब्धता की प्राकृतिक वरदान मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इनका सुचारू संचालन रख रखाव भी हमारा दायित्व है। अभी बताएं कि इन गर्मियों में क्या स्थिति है। ये जो तमाम स्रोत आप बता रहे हैं, इनमें पानी पूरा है, कम है, और अगर कम है तो क्या आप व्यवस्था करें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो जो रियासत काल में इंडिपेंडेंस के बाद ये जो झीलें निर्मित हुई, वो बढ़ती आबादी के दबाव के कारण पेयजल शहर को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं हो रही थी साबित। इसको देखते हुए जो आज वर्तमान में देश में नहरों को आपस में जोड़ना, एक बेसिन के सरप्लस पानी को दूसरे बेसिन में ट्रांसफ़र करना, ये जो सारी चीज़ें आज बड़े मुख्य रूप से काम में ली जा रही हैं, ये चीज़ हमारे इस मेवाड़ में बहुत शुरू से इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। देवास प्रथम परियोजना की परिकल्पना करके 1973 में हमने उसको कार्य रूप में दे दिया। अलसीगढ़ गोराना में एक डैम बनाया, लगभग 125 MCFT पानी 2.2 किलोमीटर सुरंग के माध्यम से हम पिछोला झील में अपवर्तित करते हैं। इसी प्रकार फतेह सागर के आवक को कम देखते हुए मदार बड़ा, मदार छोटा के ओवरफ्लो पानी को चिकलवास पिकअपियर बना के एक मदार नहर के रूप में, जिसको चिकलवास फीडर कहते हैं, 6.5 किलोमीटर की फीडर है लगभग, उससे हम फतेह सागर का 11 से 13 फीट जो गेज है वो उसके माध्यम से करते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि मतलब बहुत शुरुआत में ही हमने ये परिकल्पनाएं की कि इन झीलों को भरा रखने के लिए कैसे प्रयास किए जाएं। उसके उपरांत देवास द्वितीय परियोजना को कार्य रूप 2013 में दिया गया, जिसके अंतर्गत मादड़ी और आकोदड़ा 2 बांधों का निर्माण हुआ और इनसे लगभग 14.5 किलोमीटर की सुरंग बनाकर अमरजोक रिवर में पानी डाला गया, जो पिछोला में आता है। और अभी आपने देखा होगा इस गर्मी में भी, मार्च के महीने में, वहाँ एकत्रित जल को जो हमने वर्षा काल में बह के चला जाता, उसको संजो के रखा और उसको हमने उदयपुर की झीलों को भरने के काम में लिया। और आज इस गर्मी के प्रारंभ में भी हम झीलों को लगभग भरे हुए हैं। ये इन्हीं व्यवस्थाओं की देन है। विनीत जी, इतनी सारी बातें हमने की, लेकिन इन सब के बावजूद कई चीज़ें जो हमारे जहन में आती है। एक तो ये आती है कि झीलों में पानी तो है, पानी की गुणवत्ता कैसी है, और इन झीलों के पानी का दरअसल उपयोग क्या होता है। क्या ये तमाम जो झीलें हैं, इनका पानी जो है पीने में भी उपयोग में आता है। मुख्य रूप से जब इन झीलों का निर्माण रियासत काल में हुआ होगा, तब पेयजल के अलावा रिक्रिएशन और सुरक्षा और कई तरह के एस्पेक्ट रहे होंगे। स्वतंत्रता के बाद इनका मुख्य रूप से तालाबों का निर्माण कृषि के उद्देश्य से था, पेयजल के उद्देश्य से था। धीरे धीरे जब शहर की आवश्यकता बढ़ती गई तो 70-80 के दशक में पूर्णतः ये पेयजल के लिए आरक्षित कर दी गई और वर्तमान में फतेह सागर और पिछोला का उपयोग अपना पूरा पेयजल के लिए ही किया जाता है। पेयजल की व्यवस्था के लिए जलदाय विभाग पृथक से है। ये इस पानी को फिल्टर प्लांट में पेयजल के आवश्यक
गुणात्मक रूप में उसको परिवर्तित कर पेयजल सप्लाई जनता तक पहुंचाई जाती है। तो इसका वो रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं और फिल्टर प्लांट्स के माध्यम से ये पानी जनता तक पहुंचाया जाता है। झीलों के पानी की गुणवत्ता, ये प्रश्न वापस पूछूंगा, क्योंकि बहुत बार ये कहा जाता है कि पानी की अगर गुणवत्ता नहीं है तो कि पानी में बहुत सारी दूसरी चीज़ें, वनस्पतियाँ होती है, मछलियाँ होती है, दूसरे जलचर होते हैं। तो अगर पानी की गुणवत्ता धीरे धीरे ख़राब हो रही है, उसमें सीवेज का पानी आ रहा है, बीच में पिछोला में सीवेज के पानी के मुद्दे उठे थे, आप भी बताएं कि ये पानी की गुणवत्ता कैसी है और ये मेंटेन रहे, इसके लिए क्या कुछ करते हैं? झीलों का पानी में प्रदूषण नहीं फैले और उसकी गुणवत्ता खराब नहीं हो, इसके निरंतर प्रयास किए जाते हैं। और उदयपुर नगर निगम, यूआईटी, स्मार्ट सिटी, इन सभी परियोजनाओं में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, आज उदयपुर का लगभग 60 mld ट्रीटमेंट एफिलेंट कलेक्ट होता है, उसकी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण पूर्णता की ओर है। 45 mld तो प्रोडक्शन हो रहा है। तो लगभग ये मान सकते हैं कि अपन झीलों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए पूर्ण प्रयास हैं। इसके संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि उदयपुर शहर में एक ये था कि भाई उदय सागर का पानी पेयजल तो छोड़ कृषि के लिए भी बेकार है और बहुत ज़्यादा वो तो गंदे नाले का स्वरूप बन चुका, कि मतलब वो गंदे नाले का एक भंडार हो गया पानी का। अब 2013 से जब से हमने डाइवर्जन देवल सेकंड स्कीम से पानी का होना शुरू हुआ, किसी भी तालाब में वर्षा काल में जब नया पानी पूर्णतः आ जाता है, और आज उदय सागर की झील का पानी पूरा रेनोवेट होकर नए पानी का संचरण होकर आगे वल्लभ नगर और बड़गांव तक टैंक भर जाते हैं, जो भी 1200 MCFT के टैंक हैं। तो इस पूरे प्रवाह तंत्र में जान आ गई। और जब मैं अभी 2019 में से इस काम को देख रहा था, तो जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने इसकी रेगुलर टेस्टिंग वगैरह कराई थी। उनका ये कथन था कि पिछोला और उदय सागर का जब कंपैरिजन किया तो उन्होंने कहा आज उदय सागर का पानी पिछोला से भी बेहतर है गुणवत्ता में। तो ये डाइवर्जन और पानी चेंज होना और नए पानी के निरंतरता से गुणात्मक सुधार बहुत आया है, STPs वगैरह बनने से, और निरंतर इसमें सभी संस्थाएं प्रयासरत हैं। विनीत जी, हालांकि इसमें बहुत सारी संस्थाओं का योगदान है, लेकिन फतेह सागर को तो लगभग जलकुंभी से मुक्त कर दिया गया, लेकिन उदय सागर में अभी भी जलकुंभी की समस्या है और बहुत व्यापक है। उसको लेकर भी आपके जहन में कुछ है? उदय सागर में जलकुंभी के लिए यूआईटी और नगर निगम से प्रयास किए गए थे। उनकी डिविडिंग मशीन उस अपने कामों से ही फ्री नहीं हो पाती। फिर भी 2019 के पानी बरसात काल में मेरे को ध्यान है कि जब ये पूरी जलकुंभी उसके ओवरफ्लो चैनल में आके 1.5-2 मीटर इकट्ठी हो गई, तो जल संसाधन विभाग ने अपने प्रयासों से अपने श्रमिक लगा के इसको पूरा साफ किया। और अभी भी हम वर्षा काल में जब ये पानी ओवरफ्लो होता है, उसके साथ इसको निकाल के बाहर साल में एक बार तो हम करते ही हैं। हमारे बीच मौजूद है विनीत शर्मा, जल संसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंता। विनीत जी, झीलों का जिक्र न करें तो उदयपुर का जिक्र अधूरा है, या यूँ कहें कि उदयपुर बिना झील हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो कुछ बातें आप उन लोगों को भी बताएं जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कि वे झीलों को कैसे स्वच्छ और अच्छा रख सकें। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण और देखरेख एक आम नागरिक का पुनीत कर्तव्य है। तो जब इनको रिक्रिएशन सेंटर के रूप में जब हम देखने जाते हैं, हमारा मन जब प्रसन्न होता है इनको देख के, तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि भाई अपना खाने पीने का सामान वेस्ट हम वहाँ लगे हुए डस्टबिनों में फेंकें, सीधा ये नहीं कि उनको झील में फेंक दिया। और इसके प्रति जागरूक रहें कि भाई हम इस गंदगी को, झीलों को, क्योंकि जब हम इन्हीं चीज़ों को सुंदर देख के, साफ देख के खुश हो रहे हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके सब गंदा करते जाएंगे, तो वो फिर खूबसूरती मिटेगी और अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें सभी को सहयोग देना चाहिए, यही मेरी अपील है।
पिछोला और फतेह सागर, हालांकि फतेह सागर में भी बहुत सारे लोग कचरा डालते हैं, लेकिन बड़ी के तालाब की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ बहुत सारी आपको बोतलें, प्लास्टिक, और चूंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रख रखाव देख रेख नहीं है तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि लोग कचरा ना डालें वहाँ, या वहाँ पॉल्यूशन ना हो, या कांच की बोतलें ना फेंका जाए। इसको लेकर भी आपके मन में कुछ है? बड़ी तालाब अभी तक तो शहर से दूर स्थित और एकांत में होने से उस तरफ आवागमन और लोगों का संचरण कम था, लेकिन धीरे धीरे वो भी टूरिस्ट पॉइंट के रूप में डेवलप होता जा रहा है। और अभी वहाँ जैसे पाल पे तो वन विभाग ने नर्सरी वगैरह डेवलप करके, लॉन डेवलप करके उस जगह को डेवलप किया है, लेकिन उसमें भी मैं तो यही कहूँगा कि भाई फर्स्ट हम आम नागरिक के रूप में अपनी ड्यूटी को निभा लें और सभी सहयोग करें तो इन चीज़ों का अपन संरक्षण कर सकते हैं। विभागीय प्रयास, सरकारों के प्रयास, ये तो एक प्रक्रिया है और रहेगी। विनीत जी, जाते जाते थोड़ा सा जिक्र एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक जो हमारी ढेबर झील है जैसमंद, उसका भी करते हैं। बहुत सारा पानी वहाँ इकट्ठा होता है और इस बार तो पानी पर्याप्त भी रहा, तो उसका जो चैनल है वो भी अच्छी तरह बना रहे और उसके पानी का भी सदुपयोग हो सके। इसको लेकर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ किया जाना बाकी है? ये आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उठाई। आज हम उदयपुर शहर जैसमंद झील से पेयजल के रूप में भी उस पर आश्रित हैं और गत बजट में भी, इससे पहले वाले में 250 करोड़ की राज्य सरकार ने घोषणा की कि जो अभी पाइपलाइन हम उठा रहे थे वो कम पड़ने लग गई, उसका डाया बढ़ा के नई पाइपलाइन डाल के पानी और ज़्यादा जैसमंद झील से लिया जाए। जैसमंद झील रियासत काल में बनी, राजा महाराजाओं की देन, हमारे एशिया की बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स में रही है ये। जब शुरुआती दौर में नए डैम वगैरह और नहीं बने, और प्राकृतिक मीठे पानी का बहुत बड़ा सोर्स है। इसकी अपनी इरिगेशन की पूरी काम में आता ही है ये, और पेयजल पे हमारी निर्भरता इसके ऊपर है। तो पेयजल की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को देखते हुए 2051 तक की इसकी आवश्यकता अपन शहर की देखें तो हमारी निर्भरता जैसमंद झील पे बढ़ेगी। इसके लिए देवास थर्ड फोर्थ के अलावा, देवास थर्ड फोर्थ तो आपके पिछोला फतेह सागर को ही पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रहेगा सोर्स। मानसी वाकल तृतीय चतुर्थ की परिकल्पनाएं की गई थीं और इनकी परियोजनाएं रिपोर्ट बनी थी, जिसमें देवास मानसी वाकल चतुर्थ से 1765 MCFT पानी 60 किलोमीटर टनल के माध्यम से जैसमंद झील में अपवर्तन करना प्रस्तावित है। तो हम जैसमंद झील को पर्याप्त पानी उपलब्ध करा पाएंगे तो हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि भविष्य में हमारी पेयजल की आवश्यकताओं को हम पूरा करते रह सकेंगे। ये अति आवश्यक है। विनीत शर्मा जी, आपका हृदय से आभार।